ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, उत्तराखंड की जलवायु एक बार देख ली थी। अब आते हैं प्राकृतिक आपदाएं पर। अच्छा, प्राकृतिक आपदाएं में सबसे पहले हम देख लें, बहुत सारी तरह की आपदाएं यहाँ पर हैं जिससे उत्तराखंड प्रभावित है। और भारत के 5 सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है प्राकृतिक आपदाओं से उत्तराखंड। इसको आपको याद रखना है। सोच लिए प्राकृतिक आपदाएं का ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेंस में आपका इससे सवाल बन सकता है और प्री में भी सवाल बन सकता है। तो आइए इसको एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य अपनी पहले क्या है। उत्तराखंड राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बहुआपदा प्रभावित राज्य की श्रेणी में आता है। बाढ़ हो गया, हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, इस सारी तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ हैं। भूकंप है, सूखा, जंगल की आग। अभी तो जंगल की आग इस समय भयानक स्थिति में थी कुछ दिन पहले। ओलावृष्टि, वज्रपात, ये सारी आपदाओं का यहाँ पर प्रभाव रहता है। तो भारत के 5 सबसे ज़्यादा प्रभावित आपदा प्रभावित राज्यों में ये आता है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो भूकंप की अगर बात करेंगे तो सिस्मिक जोन 5 में आता है। अच्छा, भूकंप के बारे में एक हल्का सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। मुझे पता है कि आपको पहले से भी काफ़ी कुछ पता होगा भूकंपों के बारे में, लेकिन एक रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि भूकंप कहते किसे। भूकंप है पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों से जो उत्पन्न ऊर्जा जब निष्कासित होती है तो इससे कुछ वेव्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये तरंगे बड़े पैमाने पर हलचल पैदा करती हैं जिसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप क्या क्या तरंगे अगर आपको याद होगा एक बार रिवाइज करिए फटाफट। पी, एस और एल यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें पी क्या है, ये प्राथमिक तरंगे हैं। इनकी गति जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी क्या इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होती है पी वेव्स, जो प्राइमरी वेव्स हैं। दूसरा क्या है, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। इनकी गति पी वेव से थोड़ी कम होती है। एस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट में ही ये तरंगे गति करती हैं। तीसरी है एल वेव्स। एल वेव्स यानी सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो वेव्स हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पृथ्वी पर, वो एल वेव्स हैं। हालांकि इनकी गति सबसे ज़्यादा धीमी होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी थी। उसके बाद क्या है, और हम क्या याद रखते हैं, रिक्टर, फेरी, रोसीफेरल स्केल और तीसरा मर्केली स्केल। ठीक है, ये तीनों अलग अलग स्केल हैं। रिक्टर स्केल की क्या खासियत है, ये 1 से 10 में बटा होता है और हर दूसरी इकाई पहले से 10 गुना ज़्यादा। जैसे अगर 6 रिक्टर स्केल पर 6 का भूकंप है और रिक्टर स्केल पर 7 का भूकंप, तो इसका मतलब क्या है कि 7 जो है 6 वाले से 10 गुना ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप है। तो इस तरह से छोटी मोटी बातें हमने देख ली। और क्या है भूकंप के बारे में कि भूकंप पृथ्वी के जिस जगह पर उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, और जहां पर पृथ्वी पर सबसे पहले ये महसूस होता है वो हो गया एपिसेंटर। तो इस तरह से भूकंप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने जान लिए। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का 1/4 भाग जो है वो भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 5 में आता है। देखा जाए तो उत्तराखंड सिस्मिक जोन 4 और 5 दोनों में आता है। 5 का क्या मतलब, सबसे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप यहाँ पर आते हैं और संभावना भी है क्योंकि युवा क्षेत्र है हिमालय और अभी भी विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। तो 5 का मतलब क्या हो गया, जोन 5 का मतलब, जोन 5 का मतलब हो गया कि 7 रिक्टर स्केल पर 7 से ज़्यादा के भूकंप यहाँ पर आते हैं, आने की संभावना है। ठीक है, और सिस्मिक जोन 4 का क्या मतलब हो गया कि 6 और 7 के बीच जो रिक्टर स्केल पे तीव्रता है वो सिस्मिक जोन 4 में आती है। तो उत्तराखंड का जो अधिकांश भाग है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 में डिवाइडेड है। एक बार हम देख लेते हैं इसका, एक बार पिक देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, सॉरी कौन कौन से जिले हैं जो आते हैं इसमें सिस्मिक जोन 4 और 5 में। तो एक बार इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये पिक आप देख लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये पिक देखिए आप, ये जोन 5 है, जो ये वाला इलाका है देखिए पूरा, ये आपका हो जाएगा जोन 5। ये ऊपर का जो इलाका है ये देखिए, ये वाला, इसका ये पूरा पार्ट कौन कौन सा है, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर का ये काफ़ी बड़ा इलाका और उत्तरकाशी का, ये सारा का सारा इलाका किस में आता है, जोन 5। सबसे खतरनाक है ये आपके भूकंप की दृष्टि से। अब जोन 4 में क्या क्या हो जाएगा, नीचे के इलाके हो गए, देखिए उत्तरकाशी का बड़ा भाग हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इधर हरिद्वार, ये सारा जोन 4 में आता है। तो जोन 4 और 5 का एक बार हमने मैप देख लिया तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको इन जोन्स का वर्गीकरण पता ही होगा। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। इसने 2003 में भारत को 5 से घटाकर सिर्फ 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया। पहले हमारे कितने जोन्स थे देखिए, 5 थे और आज कितने, 4 हैं।
इसका रीज़न क्या है कि शुरुआती जो जोन 1 और जोन 2 है, इसको 2003 में इन दोनों को एक जोन बना दिया गया। इस तरह से जो गिनती शुरू होती है वो 2, 3, 4, 5 यानी टोटल 4 जोन है भारत में। तो इस तरह से उत्तराखंड 4 और 5 में आता है। सबसे ज़्यादा भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों में आता है उत्तराखंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूकंप के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ रिवाइज भी कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या है इसमें आपदाओं के संदर्भ में अगर राज्य की तुलना देश के स्तर पर की जाए तो मैंने पहले ये फैक्ट आपको बताया था कि उत्तराखंड जो है वो प्राकृतिक आपदाओं अर्थात भूकंप, बादल फटने, तीव्र बाढ़, भूस्खलन, ठीक है, तीव्र बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया और गर्मियों में सूखा तथा आपदा के मामले में देश के प्रथम 5 राज्यों में से एक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, निरंतर आने वाली इन आपदाओं से राज्य में प्राकृतिक संपदा, बुनियादी ढांचे और मानव जीवन की व्यापक क्षति होती रहती है। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? आपको पुरानी सारी आपदाएं भूल जानी है, आपको मेनली याद रखना है 2013 में जो केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, करीब 4-4.5 हज़ार लोग मारे गए थे, लापता हुए थे। इनफैक्ट मारे गए थे, पता भी नहीं चल पाया था उनका। तो वो सबसे बड़ी आपदा है जो आपको याद रखना है, 16-17 जून वाली। और बाकी ये सब पुरानी आपदाएं हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद करने का मतलब नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1867 और 1880 में नैनीताल के शेर का डांगा। तो अगर ये हो सकता है कि अगर आपका मैचिंग पूछ दे तो आप कर सकते हैं कि शेर का डांगा नैनीताल से आप मैच कर लेंगे। भूस्खलन की यहाँ पर घटनाएं हुई थी, कब? 1880 में। ठीक है, अब इसके बाद 1893 की अगर बात करें तो अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी और उसके कारण क्या हुआ? बिरही गंगा नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल के निकट भूस्खलन हुआ। तो एक बड़ी आपदा ये थी। ठीक है, उसके बाद जो है आइए अगली आपदा क्या, 1968 में ऋषिगंगा नदी में भूस्खलन के साथ अचानक बाढ़ आई। रेनी गांव के भूस्खलन कारण गढ़वाल में ऋषिगंगा में अवरोध हो गया था, याद रखना है। इसी तरह से अलकनंदा नदी की एक शाखा पटेल गंगा, ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1971 में है थोड़ा, एक हादसा हुआ था उत्तरकाशी से ऊपर की तरफ भागीरथी नदी की एक शाखा कनौलदिया गाद के तट पर एक भीषण भूस्खलन हुआ। तो ये भूस्खलन का अभी तक हम देख रहे हैं। अब आता है जून 13 को, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो अभी तक की आपदा थी विनाशकारी। भारत में कहा जाता है कि सुनामी के बाद जो सबसे बड़ी आपदा यही मानी जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जान माल की क्षति हुई थी। आपको याद रखना है 2013 में हुआ था जून में ये। और इससे रिलेटेड हो सकता है कि मेंस में आने वाले समय में, इस बार के मेंस में क्वेश्चन भी बने। एंड वो हम नेक्स्ट जब मेंस का हम लोग करेंगे तब उस समय इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जून 2013 में बादल फटने की घटनाएं लगातार कई दिनों तक होने के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर तीव्र बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। ठीक है, इस मल्टी डेज क्लाउड बर्स्ट से उत्पन्न हुई आपदा के व्यापक तौर पर जन धन की क्षति हुई। ठीक है, 2004 के बाद आई सुनामी के बाद इसे सबसे बड़ी आपदा के रूप में देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं कि राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र किस स्तर पर है। तो ऑब्वियसली जो देश स्तर पर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के अधिनियम द्वारा जो बनाया गया था 2005 में, उसी का राष्ट्र से लेकर जनपद स्तर तक एक पूरा सिस्टमेटिक वे में एक तंत्र है जो इन सभी राज्य आपदाओं विपदाओं की स्थिति में जो सबसे तेजी से सक्रिय होती है, वो सारा का सारा तंत्र वेल स्टैब्लिश्ड उत्तराखंड में भी है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का समन्वय राष्ट्र से लेकर जनपद स्तर की इकाइयों से होता है। ये सारी चीज़ें पता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 हमको अच्छे से याद होगा, 2005 में ये लागू हुआ था, है ना। और उसी के साथ ही उसी साल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया था 2005 में, NDMA। ठीक है, तो NDMA का ही राष्ट्र से लेके जनपद स्तर तक का एक सिस्टमेटिक तंत्र है जो आपदा के समय सबसे पहली अनुक्रिया देने के लिए उत्तरदायी है। 23 दिसंबर 2005 को 12वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा की। तत्पश्चात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। इससे आपको तंत्र समझ में आ गया कि राष्ट्र स्तर पर प्रधानमंत्री जो है वो टॉप मोस्ट लीडर है, तो उसकी अध्यक्षता में राष्ट्र स्तर का हो गया, राज्य में हो गया मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, ये सारे इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और जिलाधिकारी जो है, चूंकि जिले का राजा है, इसलिए आपदा राज्य जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो जिलाधिकारी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा। इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों से टोटल 9 लोगों का ये पूरा आयोग, ये पूरा निकाय होता है। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA।
अध्यक्ष से ही टोटल 9 लोग होते हैं, इसको आपको याद रखना। और पदेन अध्यक्ष जो है इसमें क्या है, भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री आपको पता ही है, तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया और राज्य में ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य में आपदाओं के प्रबंधन के लिए उसमें सर्वप्रथम अनुक्रिया देने के लिए ये नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, संबंधित योजनाओं का, आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं से संबंधित योजनाओं का आकलन, नियोजन और क्रियान्वयन करना इसका मुख्य कार्य है। तो ये सारी चीज़ें आपको, कुछ फैक्ट्स इसमें प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम ये मेंस का टॉपिक है, तो हम इसको मेंस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे उस समय। जनपद स्तर पर संस्थागत ढांचा आप देख लीजिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये होता है, ये भी पता ही हमने अभी देखा है, ठीक है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के जनपद प्रत्युत्तर योजना से आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना इसका कार्य है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल जो कॉमन सेंस की चीज़ें वही है इसमें, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। विभिन्न आपदाओं हेतु एक सूची दी गई है, पूर्व चेतावनी देने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं, ठीक है। हमने ऊपर कौन सी भी संस्था की बात की थी, भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। हमने ये भी पढ़ा था उस समय कि 2003 में इसने 5 को घटा के 4 जोन्स कर दिए थे इन टोटल, ठीक है। अब ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं, विभिन्न आपदाओं हेतु पूर्व चेतावनी देने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं, बाढ़ के लिए केंद्रीय जल आयोग अधिकृत संस्था है, भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, हिमस्खलन के लिए हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान, लू और शीतलहर के लिए भारतीय मौसम विभाग। ये अलग अलग अधिकृत संस्थाएं हैं अलग अलग आपदाओं के लिए। अब उत्तराखंड की मिट्टी हम अगली वीडियो में कर लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।